आज हम लोग बेटा सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह ही बिल्कुल वैसे ही चलती है और तुम लोगों को बहुत फेमिलियर लगेगी। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम और ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट वेयर mass of whole system or body can be taken to be concentrated. This, if system experience a force and moves, then this point, center of mass, moves, behaves as if force is acting on this point. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बॉडी के बहुत छोटे छोटे, इस बॉडी को हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिला हुआ और बना हुआ माने, तो ये जो बॉडी है ये बहुत छोटे छोटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी है और इन सब का इंडिविजुअली कुछ मास है, m1, m2, m3, इस तरीके से। ये सारे पार्टिकल्स का मास अगर आप एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मानकर इस बॉडी के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो तो वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। तो इस बॉडी के मास डिस्ट्रीब्यूशन में ये दिखाते हैं कि ये हिस्सा ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मैटर है और यहाँ कम क्वांटिटी ऑफ मैटर है। मास डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है जहाँ इस पूरी बॉडी के मास को हम कॉन्सेंट्रेटेड माने और इस बॉडी को हटाकर सिर्फ इस पॉइंट पर फोकस करें और इस पॉइंट को बॉडी की तरह ट्रीट करते हुए इसके बिहेवियर को फोर्स के इन्फ्लुएंस में स्टडी करें। ये सेंटर ऑफ मास वो कॉन्सेप्ट है, वो पॉइंट है जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की जगह हमको एक छोटा सा पॉइंट मास दे देगा, छोटा सा पॉइंट दे देगा जहाँ पे इस बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड मानकर हम क्वेश्चंस को और उनके सॉल्यूशंस को स्टडी कर सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है ये कॉन्सेप्ट और इस पॉइंट को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए समझो कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो इस पॉइंट से पास होती है और इस बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो लेफ्ट साइड के सारे मासेस का मूवमेंट, मास मूवमेंट्स of left side, all mass moments of left side should be equal to all mass moments, should be equal to नहीं, will be equal to all mass moments of right side. They both will be equal. और इसीलिए इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर हम इस बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं और सेंटर ऑफ मास पे तो बैलेंस कर ही सकते हैं, क्योंकि इस साइड के जितने भी मास का मूवमेंट्स है इस तरीके से घुमाने की कोशिश में और इस साइड के जितने भी मास मूवमेंट्स है सबको सम कर लें तो ये इक्वल होंगे। ये सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है कि उससे पास होने वाली लाइन लेफ्ट और राइट साइड के मूवमेंट्स को बैलेंस करने वाली होगी और ये बॉडी इस लाइन पर कहीं भी बैलेंस हो जाएगी। बात समझ आ रही है बेटा? अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली स्टडी करते हैं। अब हम लोग एक बहुत सिंपल सा सिस्टम लेते हैं दो पार्टिकल्स का। एक पार्टिकल है m1 और दूसरा पार्टिकल है m2।
और जो ये m1 m2 हैं, ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में 2 डायमेंशनल लेते हैं, सिर्फ x और y, जिससे हम समझने के लिए और इमेजिन करने के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल हो। तो ये जो एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम है, इसमें m1 ओरिजिन से r1 पोजीशन पर है और m2 ओरिजिन से r2 पोजीशन पर है। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसे। इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 कर लो और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कर लो। तो बेटा r1 क्या कहलाएगा, देखो r1 कैसे लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसी तरह से r2 कैसे लिखेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, अब इन दोनों की पोजीशंस को ध्यान से देखो और इन दोनों सिस्टम्स का जो इक्विवेलेंट हो ऐसा एक पॉइंट कहीं होना चाहिए इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर। जो बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में जैसे ये दोनों पार्टिकल साथ में करते। इसको हमने कहा कि ये इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों पार्टिकल्स का कहाँ होगा, अगर मैं कहूँ कि उसकी पोजीशन हम R से डिफाइन करेंगे और इसका जो कोऑर्डिनेट है उसको हम x ऑफ सेंटर ऑफ मास मान लें और y ऑफ सेंटर ऑफ मास मान लें। ठीक, तो अब अलग अलग तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी डिफाइंड एज m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर मैं पोजीशन R की बात करूं तो R ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी डिफाइंड एज m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। मैथमेटिकली हम सेंटर ऑफ मास को इस तरीके से लोकेट करेंगे। और अगर ये दो पार्टिकल की जगह कोई ऐसी बॉडी होती जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या कोई ऐसा सिस्टम होता जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते, तो ये जो दो टर्म्स का एक्सप्रेशन है ये n टर्म्स का एक्सप्रेशन बन जाता। और इसे हम कैसे लिखते बेटा, जनरलाइज करते तो हम x ऑफ सेंटर ऑफ मास को ऐसे लिखते, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन एज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस और n टर्म्स तक इसको एक्सटेंड करते अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। इसी तरह से y ऑफ सेंटर ऑफ मास डिफाइन हो जाता m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस n टर्म्स। और z इसी तरह से
और z के साथ साथ r यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जनरलाइज करें तो इस तरीके से लिख सकते थे। और इसको मैथमेटिकली अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते थे। तो ये तो मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट हुआ कि हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को कैसे डिफाइन किया, लोकेट किया। लेकिन अब हम सेंटर ऑफ मास के बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पर आते हैं जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। हम फिर से 2 पार्टिकल सिस्टम के सिंपल सिस्टम पर आ जाते हैं और एक सिंपल सा केस लेते हैं। ये है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पर 2 पार्टिकल्स एक्स कोऑर्डिनेट पर रखे हुए हैं। इस पार्टिकल की पोजीशन है x1 और इस पार्टिकल की पोजीशन है x2। यानी हमने x और y कोऑर्डिनेट की जगह अब और सिंप्लीफाइड केस ले लिया, सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स का। और इसका मास है m1, इसका मास है m2 और इसका मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं हो। तो इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ मास से m1 की जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसे d1 लूँ और m2 की जो डिस्टेंस है उसे मैं अगर d2 लूँ, ठीक है। तो अब हम इस d1 और d2 का इस्तेमाल कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं ये देखते हैं। हमको पता है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब मैंने क्या किया कि मैंने इस ओरिजिन को खिसकाकर, ये ओरिजिन था हमारा, मैंने इसे खिसकाकर m1 पे पहुंचा दिया। तो अब हमारा ओरिजिन कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो, एक और डिफरेंट कलर ले लेते हैं तो उससे हमको समझने में आसानी होगी और क्लैरिटी आएगी। ठीक, तो अब मैंने क्या किया कि मैंने ओरिजिन को शिफ्ट करके m1 पर फिक्स कर दिया। ये रहा m1 और ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास था उसकी पोजीशन तो वही बनी रहेगी क्योंकि हमने मासेस को अपनी जगह से हिलाया नहीं है। m2 जहां पहले था वहीं है, केवल ओरिजिन को हमने शिफ्ट करके m1 पे कर दिया। तो अब देखो कि ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारे लिए किस तरीके से अपने फॉर्म को चेंज करते हैं। ये है d1 और ये है d2, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का अब जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, देखो। अब m1 तो खुद ओरिजिन पर है तो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू x2। ओरिजिन से m2 की डिस्टेंस हम ले लेते हैं d, या इसको हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस d है। तो अब x2, नया x2 क्या हो जाएगा बेटा, ये d। तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे d, m2 और x2 कोऑर्डिनेट अब है d अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, इसी तरह से हम x ऑफ सेंटर ऑफ मास को भी यहाँ पर ऑब्जर्व करें। x ऑफ सेंटर ऑफ मास अब क्या हो गया है, d1। देखो, अब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से d1 डिस्टेंस पर है। तो अगर हम ओरिजिन को m1 पर शिफ्ट कर देते हैं तो हमको
m1 की सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस d1 थी उसका एक बड़ा हैंडी सा फॉर्मूला मिलता है, जहां d1 क्या है, m1 की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, और d क्या है, m1 m2 के बीच की डिस्टेंस, और d1 मिल गया हमको इतना। अब अगर मैं कहूं कि d2 भी निकालना है तो d2 क्या हो जाएगा, d माइनस d1। तो d2 की वैल्यू लिख सकते हैं d2 कैन बी रिटन एज d माइनस d1, मतलब d माइनस m2d अपॉन m1 प्लस m2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो d2 की वैल्यू यहीं लिखते हैं, d2 आ जाएगा आपका m1 d अपॉन m1 प्लस m2। अब इससे एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टूल हमारे हाथ में आने वाला है। क्या? इसको आप डिवाइड कर दो, d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। एक तो इससे ये टूल हाथ में आया, और ये हमको तब भी मिलता जब हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पर ले लेते, तब भी हमको ये टूल हाथ में मिलता। लेकिन इससे एक और क्या बात पता चली, देखो, इससे हमको ये पता चलता है कि इफ m1 is greater than m2, if m1 is greater than m2, this implies that d2 will be greater than d1। यानी अगर m1 भारी हो तो d2 बड़ा होगा, सेंटर ऑफ मास m1 की तरफ शिफ्टेड होगा तभी तो d1 छोटा होगा। तो सेंटर ऑफ मास हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्टेड होता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमको मैथमेटिकली यहाँ से मिल रहा है कि अगर m1 भारी होगा तो d2 बड़ा होगा, यानी सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्टेड होगा और d1 हमारा छोटा होगा। अगर m1 भारी होगा तो d1 छोटा होगा। इसी तरह से अगर m2 भारी होगा, m2 is greater than m1, then d1 will be greater than d2। तो अगर m2 हैवी होगा तो d2 छोटा होगा, और अगर m1 हैवी होगा तो d1 छोटा होगा। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जहां d1 d2 बेटा क्या है, सेंटर ऑफ मास से m1 की डिस्टेंस और सेंटर ऑफ मास से m2 की डिस्टेंस। तो m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। और ऐसा हमें तब भी मिलता अगर हम इस ओरिजिन को m1 पे ना फोकस करके शिफ्ट करके सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट कर लेते। अगर हम सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन को शिफ्ट करते तो देखो हमको क्या मिलता। इसको हम अपने कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ के लिए देख लेते हैं कि अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन बना देते तो क्या होता। ये है सेंटर ऑफ मास जो अब ओरिजिन है, और इससे d2 डिस्टेंस पर m2 है, और d1 डिस्टेंस पर m1 है। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखते तो कैसे लिखते, m1 x1, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है, d1, और वो भी निगेटिव साइड में, तो m1 और d1 निगेटिव साइड में, प्लस m2 x2, और अब x2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, d2।
अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन है, तो असल में तुमको मिलता माइनस m1d1 प्लस m2d2 अपॉन m1 प्लस m2, और इससे आपको मिलता m1d1 इज इक्वल टू बहुत स्टेप्स में लेयर्स में है, लेकिन इनका यूज़ कितना आसान करेगा हमारे न्यूमेरिकल्स को, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो अब हम लोग फटाफट 3 कंक्लूजन्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनको नोट कर लेते हैं। पहला कंक्लूजन तो ये है कि अगर m1 m2 बराबर हों, ठीक, तो सेंटर ऑफ मास विल बी इन बिटवीन टू मासेस। दूसरा, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास विल बी ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस। और तीसरा पॉइंट, center of mass shifts towards heavier mass।